माननीय न्यायाधीश महोदय, टीम लॉ फैकल्टी के प्रसिद्ध अध्यापक कुमारी अधिवक्ता मोनिका जी और मित्तल जी, शुरू में मोनिका जी ने कहा कि मैं स्वामी को सुनने के लिए आया हूँ, तो आखिर में उन्होंने मुझे सुना दिया है। बहुत कम बाकी चीज़ है मुझे बोलने के लिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से मूल बात आपके सामने रखी। मैं 3 भागों में अपनी विचारों को रखने चाहता हूँ। पहला है कि हमारी परंपरा क्या है, और दूसरा है कि हमारी संवैधानिक इतिहास 1950 के बाद किस प्रकार है, और तीसरा कि जो हमारी विधि है उसको कार्यान्वित करने के लिए हम किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार हमें करनी चाहिए। भारत की अस्मिता तो हिंदुस्तान है, इसमें जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं या उनका पूर्वज हिंदू है। और ये विज्ञान कहता है। जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में छपी हुई डीएनए स्टडीज के अनुसार इस देश के दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पश्चिम या पूर्व हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या शेड्यूल कास्ट हो, सबके डीएनए एक ही है। ये जर्नल ऑफ जेनेटिक्स सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, यूनिवर्सिटी मैसूर की या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज या यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन या आप गूगल में जाकर देख सकते हैं। और इसीलिए इस देश को बांटने की जो प्रयास हो रही है, इससे हमें पहले बचनी चाहिए। अब दूसरी बात जो सही है कि हमारी एकमात्र संस्कृति है जो अटूट है और सबसे ज़्यादा समय चला है। अनेक छोटे संस्कृतियाँ या बाहर से आई संस्कृतियाँ भी जुड़े हैं, लेकिन जैसे गंगा बहते समय नदियाँ जुड़ते हैं परंतु नाम तो गंगा ही रहती है, वैसे ही हमारी संस्कृति जो है उसमें मूल जो बातें हैं वो आपको पहले समझना चाहिए, ताकि ये जो संविधान की जो भूमिका है ये आपको स्पष्ट समझ में आए। पहले तो शुरू से हमारे समाज में सहमति की पर जोर दिया गया और इसीलिए पंचायत सब जगह होते थे, और इसके साथ लोगों को मनवाने के लिए शास्त्रार्थ होते थे जो मोनिका जी ने जिक्र किया। और इसीलिए धर्म परिवर्तन भी जब हुआ बुद्धिस्ट से बाकी हिंदू, जिसमें मंदना मिश्रा और शंकराचार्य के आखिरी या निर्णायक डिबेट हुआ था, उसमें जो भी बदल आई वो बातचीत से। जब तक बाहर से लोग आकर यहाँ आक्रमण नहीं किया, हमारे देश के अंदर हम सहमति पैदा करने के लिए प्रमुख स्थान देते थे। दूसरा है पंथ निरपेक्ष, जिसका अंग्रेजी शब्द मैं ढूंढते थक गया हूँ, परंतु यहाँ के जो बड़े अंग्रेज विद्वान लोग होते हैं उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। अब पंथ निरपेक्ष माने आप किसी भी पंथ से हो, लेकिन उस पंथ की आप वफादारी के साथ पालन करोगे तो भगवान प्राप्त करोगे। हर रास्ते से आप भगवान प्राप्त करोगे। ये हमारी परंपरा है। ये परंपरा किसी और हमारे देश के बाहर जो पैदा हुए धर्म है उसमें नहीं।
मेरी रास्ता, माई वे और द हाईवे, ये सिद्धांत है और उनके ग्रंथों में पढ़कर इसको आप जान सकते हैं। तीसरा है कि इतनी लंबी इतिहास में हमने किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया। विचारों पर लोगों को बदल किया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में। और मैं 1936 में जब 300 साल हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने दुनिया भर के स्कॉलर्स को बुलाया और बीजिंग यूनिवर्सिटी की डॉक्टर हुश उनको बुलाया। उनसे कहा कि सब लोगों से कहा कि जो जिस विषय पर आपको भाषण देना है दीजिए। और डॉक्टर हुश ने भाषण दिया जिसका टाइटल था इंडियनाइजेशन ऑफ चाइना, ए केस ऑफ पीसफुल बॉर्डरिंग। और वो कहते हैं, और ये आपको गूगल में जाएंगे तो आपको डाउनलोड भी कर सकोगे, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है उसकी जो सारी कल्पनाएं थी, जो विधि थी, जो तर्क था, ये चाइना ने अपने मर्जी से स्वीकार किया और एक बुलेट नहीं चली, परंतु अंत में चाइना ने उसको माना। और इसीलिए आप चाइना में रहेंगे और चाइना में उनका भाषा जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि कितनी हमारी विविधता है। दोनों चाइनीज में एक कहावत है, तियन पुपा टी पुपा जो बा यांग्वेज होइशा, माने भगवान से मत डरो, शैतान से मत डरो, बट डरो उस विदेशी से जो चीनी भाषा जानता है। क्योंकि मैंने सीखा था चीनी भाषा, तो मैं चाइना के कोने कोने भीतर के देखा कि कितनी गहराई पर जो जिस तरीके से हम सोचते हैं वो भी सोचते हैं। ये कहीं भी चली जाएगी। ये हिंदुस्तान की खूबी थी कि हम विचारों से लोगों को बदल दिया। इंडोनेशिया आज भी उसको, यद्यपि वो इस्लामिक स्टेट है, फिर भी इसकी सारी संस्कृति जो है वो हमारी। उनका एयरलाइन का नाम है गरुड़ा, हमारी एयरलाइन की नाम है एयर इंडिया। हम तो अंग्रेज हैं तो एयर इंडिया भी करते हैं। तो वहाँ की जकार्ता के मेन सेंटर में भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुना का, उसका चैरियट रखा है। नाम सब संस्कृत के नाम, थाईलैंड में भी देख सकते, कभी आक्रमण नहीं हुआ। ये हमारी नॉन वायलेंट ट्रीट जो है, जो आज महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती है, ये हमारी परंपरा है। और इस नॉन वायलेंस के कारण कितनी भी दूर जाना जा सकता है। अभी हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने महाभारत की जिक्र की। आपको पता है कि युद्ध ना हो, इसके लिए कृष्ण भगवान ने जाकर दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दो, हस्तिनापुर रख लो, इंद्रकस्तरी रख लो। उसने माना नहीं, उसकी बुद्धि ऐसी हो गई और इसीलिए युद्ध हुआ। और रामायण में भी हनुमान अंगद ने जाकर रावण को कहा कि राम वापस चले जाएंगे, सीता को छोड़। उन्होंने माना नहीं। और फिर हनुमान गए अशोक वाटिका, वहां उन्होंने सीता को कहा कि मेरे कंधे में बैठो, मैं ले जाऊंगा राम के पास। उसने कहा नहीं, यहाँ सारे महिलाएं जो बैठे हैं उनका क्या होगा, राम को आना होगा, इसको वध करना पड़ेगा। और हमारे परंपरा में महिला बहुत जिद्दी होते हैं, हमें कोई कम्युनिस्ट सिखा नहीं सकता। और राजनीति में तो मैंने भुगता जयललिता से, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से। अब बंगाल जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी ममता से, और सख्त से सख्त मायावती है।
और थोड़े दिन के बाद मोनिका भी ऐसी हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, एक बार मेरे एक मित्र को मैंने कहा कि ब्रह्मा की कैबिनेट में मेन पोर्टफोलियो किसके पास है? तो उसने कहा एजुकेशन सरस्वती, फाइनेंस लक्ष्मी और डिफेंस दुर्गा। तो मैंने कहा पुलिस को कुछ नहीं है? और कहा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नारद मुनि को। ये हाथ पुलिसों का है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आखिर एक गुण हमारे में है, वो है कोई प्रायश्चित करेगा तो उसको पूरा माफ कर। और कभी गलती से गलत लोगों को भी हमने माफ किया है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितने बार माफ किया? तो कहते 16 बार। एक से ज्यादा माफ नहीं करना चाहिए। और आजकल के टेररिस्ट को एक बार भी नहीं माफ करना चाहिए, मिल जाए तो उनका अंत करना चाहिए। तो ये कहकर मैं ये कहूंगा कि हम अपने एक एक रक्त के बूंद से हम लोकतंत्री देश, हमें कोई लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं, हमें कोई टॉलरेंस सिखाने की जरूरत नहीं। पारसी धर्म के लोग हमारे देश में, ईरान में जब मारकाट हुई थी इस्लाम के कब्जे के बाद, उनको हमने घर दिया। वो बिल्कुल आज हमारे समाज के एक बड़े हिस्से हैं। उनके बड़े बड़े लोग, उनके लोग कम संख्या में होने के बाद भी चीफ जस्टिस हो या कमांडर चीफ ऑफ द आर्मी हो, एयरफोर्स की एयर मार्शल हो, सब जगह में है। कोई कुछ नहीं कहता। तो जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने पारसी के लोगों से भेंट करके कहा कि आप इतने छोटे हैं, ये हिंदू समाज आपको खा जाएगा, तो हम आपको रिजर्वेशन देने चाहते हैं, जैसे हमने एंग्लो इंडियंस को दिया है। तब पारसियों ने कहा कि 1000 साल से हमें इस समाज ने देखभाल की, इसीलिए आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, हिंदू हमारी पूरा रक्षा करेंगे। यहूदियों के साथ भी ये, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो इस समाज में लोकतंत्र पनपना स्वाभाविक है, बाकी सब देशों में कहाँ है? आज सऊदी अरेबिया में कोई डेमोक्रेसी है, आज कतार में है, यमन में है, ईरान में है। ऐसे देशों में जितनी संपत्ति होने के बाद भी लोकतंत्र तो नहीं है। हमारे देश में भी मैं देखता हूँ कई इलाका है जहाँ आपको लोकतंत्र नहीं मिल रहा। जैसे कश्मीर, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, आज तक कोई बोलता नहीं। तो ये जब टॉलरेंस की बात होती है, ये सब टॉलरेट करना ठीक है, लेकिन आप देश का टुकड़ा नहीं होने से तो हो सकता तो फिर इंटॉलरेंट हो गए। और कई लोगों को ये शब्द समझ में नहीं आते, फिर भी इंटॉलरेंट होते रहे। अब मैं आपसे ये कहूँगा, दूसरी बात जो हमारी संवैधानिक इतिहास है, कि आज हमारी शास्त्र, आपको पता है कि हमारे ग्रंथों में, हिंदुओं के ग्रंथों में श्रुति और स्मृति 2 प्रकार के ग्रंथ। श्रुति है जो भगवान ने आपको बताया, इसको वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, अरण्यकाश, ब्रह्मन्यास। और स्मृति है जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उसमें मनु थे, उसके बाद यज्ञवल्क्य आए और उसके बाद वितक्षारा। तो शास्त्र इसको कहते हैं, उस शास्त्र का संशोधन किया जा सकता है। मनु में कुछ है, आज मुझे नहीं ये बता सकता, तो मैं मानता नहीं। कोई गलत बात है शास्त्र में तो उसको संशोधित कर सकते हैं। आज हमारी संविधान जो है वो है आधुनिक शास्त्र, और उसमें सब कुछ। उदाहरण, लोग कहते हैं कि गौ हत्या पर बोलने वाले लोग सब हिंदुत्व के लोग, लेकिन आर्टिकल 48 क्या है?
सुप्रीम कोर्ट का 1958 की जजमेंट, उसके बाद 5 जजमेंट्स आए हैं 2005 लास्ट वन। उसमें क्या लिखा है कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, डायरेक्टर प्रिंसिपल होने के बाद भी गवर्नेंस के लिए आर्टिकल 37 के अनुसार इसको क्रियान्वित करना अनिवार्य है। तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे पावर एक दिन के लिए भी मिले तो मैं गौ हत्या पर समाप्त कर दूंगा। जब बहादुर शाह जफर यहाँ के राजा बने 1857 में, पहला उनका ऐलान था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के ऑटोमेटिकली जेंडर इक्वालिटी बन जाती है। और जब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो मैं समझता हूँ थोड़े दिन के बाद हमें पुरुषों के इक्वालिटी के बारे में बात करनी है। आर्टिकल 51 ब्रैकेट C उसमें लिखा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे देश में जो लोकतंत्र व्यवहार होना है वो सब लिखा है। आपको आश्चर्य होगा जब हम संस्कृत की बात करते हैं, लोग कहते हैं ये सब हिंदुत्व है, लेकिन आर्टिकल 351 में क्या लिखा है? हिंदी shall be the lead language, but its vocabulary shall be from Sanskrit. उसमें लिखा है It is a constitutional principle to develop Sanskrit. और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नासा ने संस्कृत को कंपल्सरी कर दिया है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि आपके पास बहुत टाइम है तो संस्कृत पढ़ने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि अनेक भाषाओं जो हमारे देश में उसमें संस्कृत के शब्द बड़े पैमाने में। मलयालम में 80% शब्द जो हैं संस्कृत से, बंगाली का भी उतना ही परसेंटेज होगा, कन्नड़ में 60%, तमिल में भी 42% जो शब्द हैं वो संस्कृत में। मेरा एक बार झगड़ा हो गई थी करुणानिधि से, कहा नहीं हम द्रविडियन हैं, हम अलग हैं, जो अंग्रेज की जो बकवास इतिहास को पढ़ाई जाती है, पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी भी पढ़ा रही होती है कि पहले यहाँ सारे द्रविडियन रहते थे, फिर वो आर्यन आए थे खाइबर पास से और ये द्रविडियन को मार के दक्षिण में भेज दिया। और 2 समुदाय हैं हमारे देश में, आर्यन। तो ये करुणानिधि की पार्टी का नाम ही है द्रविड़न यूनिवर्सिटी का। तो उसने मुझसे लड़ाई की, नॉट एट ऑल। मैंने कहा आपका नाम ही संस्कृत है, करुणा और निधि, और आप संस्कृत विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि ये संस्कृत पढ़ने की, मैं ये सारी चीज़ें क्यों ला रहा हूँ, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की हिस्सा है, इसकी प्रचार करना, इसको बदनाम करना, ये हिंदुत्व है, ये कम्युनल है। आई एम सॉरी, इट इज नॉट करेक्ट। अब आता हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनाई थी, उसका फंडामेंटल राइट्स कमेटी की चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन कौन थे? अम्बेडकर। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? लंदन में थे। इस सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जवाहरलाल नेहरू का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है आर्टिकल 370, जिसे हम लोग अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी और मैंने इसका एक तैयार किया है, एक टेबल। कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट में क्या था, फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन के लिए क्या अडॉप्ट हुआ और फिर उसके बाद क्या संशोधन हुआ। जब सरदार पटेल थे चेयरमैन और 1950 में 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्रियान्वित हुई, यानी उसको स्थापित किया गया, उस समय न्यूनतम रिस्ट्रिक्शन
डिटेंशन यानी वीजा जैसे या डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ऐसे जैसी चीजों को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन नहीं। तब 51 में जब सरदार पटेल चले गए, महात्मा गांधी चले गए, अम्बेडकर को पार्टी से निकाल दिया, तब जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन लाया कि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए ये जो ड्रैकोनियन वीजा, कोटा, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने, और उसके बाद जब हम लोगों की हालत खराब हुई 1962 में चाइना के आक्रमण से, तब 63 में सरदार जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी अमेंडमेंट लाई, 16th अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया लॉज कैन बी मेड बेनिफिट। माने आप देश के टुकड़ा की बात करोगे तो कानून से आपको अंदर कर दिया जा सकता, आपकी मूलभूत अधिकार की सवाल आसानी से। अब जवाहरलाल नेहरू के वारिस कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी। उनका बाप दादा ने तो कह दिया कि कर सकते हो, ये कहते हैं नहीं कर सकते। ये जो 2 अमेंडमेंट्स है उसी की अंतर्गत डिटेंशन विदाउट ट्रायल संभव है, और जो सेशन के लिए पहल करते हैं उनके ऊपर सजा करने की व्यवस्था, और ये सरदार पटेल ने नहीं किया, अम्बेडकर ने नहीं किया, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। इंडिया का मोस्ट सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड अब इसके बाद हमारे देश में आधुनिकीकरण लाने के लिए सरदार पटेल ने आर्टिकल 25 पर 3 रिस्ट्रिक्शंस जोड़े। फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेटिंग रिलीजन और फ्रीडम ऑफ वर्शिप इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन इस पर अंकुश लग सकते हैं। अंकुश कौन से? अंकुश लग सकते हैं पब्लिक ऑर्डर को जो बिगाड़ने वाली बात है, और दूसरा मोरालिटी की जो विरुद्ध है, और हेल्थ के विरुद्ध। अब कहो कि मेरे मजहब के अनुसार मुझे किसी की गला काट सकता हूँ, तो दैट विल कम अंडर हेल्थ, so your health will go if your head is cut off. So these restrictions enable a government to pass laws. इस देश में जो धर्म की जो विश्वास करने वाले के पद के मानने वाले लोग हैं, उनमें आधुनिकीकरण लाने के लिए ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस की उपयोग हो सकता है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टैनिलॉस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 1977 में कहा कि प्रोपेगेटिंग रिलीजन यानी प्रचार करने में कोई आपत्ति नहीं है, वो फंडामेंटल राइट, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के लिए ये कोई अपनी इच्छा से करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तो आप उसको प्रोत्साहित करके धर्म परिवर्तन करेंगे, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम यहाँ मिशनरीज के खिलाफ बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये तो हिंदुत्व है, कम्युनल है, ये इनरिलीजियस है, इनटॉलरेंट है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। और इसी प्रकार से जो अंग्रेजों ने बनाई हुई हेट स्पीच लॉ, उसका मेरा भी पिटीशन पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ इट, और हमारी सरकार के वकीलों को कुछ सद्बुद्धि मिलेगा तो मैं इसको लिखूंगा। उस कितनी पुरानी है। यदि मैं कहूँ कि सऊदी अरेबिया में मस्जिद को तोड़ते हैं, मस्जिद को शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मस्जिद को वो
सिर्फ नमाज पढ़ने का एक सुविधाजनक जगह था। और ये कोई कह दें कि वहाँ अल्लाह रहता है तो ये हमारी मजहब के खिलाफ है। ये तो मुझे लिख कर सऊदी अरेबिया ने किया है, जो है राम जन्मभूमि केस जो मेरे जिसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट ने अब पार्टी बना दी है, उसमें मैं बहस करूँगा। और मंदिर जो है ये आस्था का सवाल है। जहाँ तक मस्जिद है, और ये सुप्रीम कोर्ट की फरूकी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट में लिखा है, मस्जिद जो है ये नमाज पढ़ने की जगह है। हाँ, किसी को अधिकार नहीं है कि अपने आप जाकर उसको तोड़ दे, पर सरकार कर सकती है। और पहले अंग्रेजों के जमाने में करते थे, यहाँ मिलता है सऊदी अरेबिया, कतार में, पाकिस्तान में, सब जगह में करते। बट मंदिर जो है वहाँ हमारी आस्था है कि भगवान उस जगह में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके आपने इस मंदिर को बनाया, भगवान उस मंदिर का मालिक बन जाए। तो इसीलिए यदि मैं कहूँ पब्लिकली कि मंदिर को कोई तोड़ नहीं सकता, एक बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा से करता है और वो भगवान का जगह है। और मस्जिद सिर्फ एक स्थल है, उसको आदरपूर्वक शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे राम जन्मभूमि इशू में मस्जिद को सरयू नदी के उस पार बहुत जगह है, वहाँ मस्जिद बना लो। और यहाँ जहाँ राम पैदा हुए थे, जहाँ मंदिर बनी थी प्राण प्रतिष्ठा पूजा की, ये मस्जिद या मंदिर नहीं होगी। यदि ये मैं कहूँगा तो मुझे क्रिमिनल कहते हैं, मेरे ऊपर केस भी डाल दिया, पर मुझे पकड़ नहीं सके इमरजेंसी से, आज से कोई पकड़ नहीं सका। मैं सीधा आया सुप्रीम कोर्ट में, मुझे स्टे मिला, अब मैंने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली चाहिए। इसमें कौन सी मैं कम्युनल बात कर रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, इस रूम में पढ़ा जा सकता है, ड्राइंग रूम में पढ़ा जा सकता है, सड़क में पढ़ा जा सकता है। लेकिन राम की जन्म एक ही जगह हुई है, वो है अयोध्या में, तो दोनों में फर्क है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई पढ़कर सोचेगा तो फिर तो कोई समस्या नहीं। और इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि अभी एक जजमेंट हेल्थ किया मोनिका ने, श्रेयास सिंगर, 3 कैटेगरीज आपका ओपिनियन है जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन आप इंसाइट करो तो फिर कमजोर हो गए। आप लोगों को भीड़ लगा करके दंगा कराने के लिए आप तो इंसाइट करोगे, दैट इज इंसाइट। जवाहरलाल नेहरू वही हुआ, they were inciting the people who are throwing stones at our soldiers in Kashmir. They were inciting our people to revolt against the state because they said the hanging of Afzal Guru was wrong. There's nothing wrong with saying hanging, but they were saying that those who are throwing stones, जो पत्थर फेंक रहे हैं, आगे मत करिए हमारी वो सही कर, सही कर। मैं एक थिएटर में बैठा हूँ, सिनेमा चल रही है, अंधेरा है, और मैं खड़े होकर चिल्लाता हूँ फायर फायर, दैट इज इंसाइट। तो लोग घबरा के फिर भागेंगे, उसमें राइट होगा, लोग मरेंगे। प्रॉक्सिमेट कनेक्शन आप जो कह रहे हैं और जो घटना होती है उसकी है होने की कामयाब। तो इसीलिए ये हेट स्पीच में भी इस प्रकार से परिवर्तन लाएंगे। अंग्रेजों ने तो बनाई नहीं, हम लोगों को दबाने के लिए, पर अब इस जो आजकल जजमेंट्स आ रहे हैं उसके अनुसार हमें पर करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आप गर्व से कहिए कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, उसके लिए हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो जो अंकुश लगी है उसको अपनी मानना होगा, और वाद विवाद
शास्त्रार्थ, लोगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण में बहस करने के लिए अधिकार, और ये हमें प्रचार करनी चाहिए। वामपंथी लोगों के लिए मैं कहता हूं कि चाइना में जाकर कहिए कि अभी तक कोई चाइना का महिला प्रेसिडेंट नहीं बना है, उसको बनाना चाहिए, तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। जो हमें कहते हैं कि हम लोग उदारवादी हैं, मैं कहता हूं कि कौन से उदाहरण दे रहे हो? इस देश से, जिस देश ने इस 70 साल दुनिया भर के कुकर्म को सह करके अभी भी आज एक देश है जिसने अपने मर्जी से इस देश को पंथ निर्देश किया। आप पढ़िए ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के डिबेट में क्या कहते हैं मिस्टर एटली, क्या कहते हैं जो अंग्रेज के नेता थे जो बोले थे, तो कहते हैं हमारी इच्छा है, हमारी लक्ष्य है कि इंडिया को विभाजित करके एक मुस्लिम गवर्न्ड पाकिस्तान एंड ए हिंदू गवर्न्ड इंडिया, ये दो बना। अम्बेडकर ने कहा कि इस प्रस्ताव पास होने के बाद अब पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए, लेकिन सारे लोग जो कांग्रेस के नेतृत्व में थे उन्होंने कहा नहीं, हम इसको मानेंगे नहीं, जो इस देश में रहने चाहेगा उसको। वैसे डीएनए को मानोगे तो ये हमारे, उनका पूर्वज मेरा पूर्वज नीति है, उनका धरती, ये जो मिट्टी है उन्हीं का उतना ही है जितना मेरा। सिर्फ मानना चाहिए, अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि आप वो मोहम्मद गोरी और गजनी की औलाद हो, आप मेरी औलाद के। इस प्रकार से हम इस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। और ईश्वर विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ चर्चा करने के लिए लोग तैयार रहनी चाहिए, ना आपको पसंद आई बात को अलग होकर दिखाना चाहिए, और ये कोई जबरदस्ती है। ये मेरे साथ जब मैं अमेरिका से आया उस समय सब सोवियत इतना सोशलिज्म पर कह रहे थे कि सोवियत यूनियन में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब सच बात है कि अब सोवियत यूनियन भी नहीं है, 16 देश में बट गया है। लेकिन मुझे पढ़ाने नहीं दिया, उस समय कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं थी। यहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया तो ऑक्यूपाई द चेयर ऑन चाइना। आने के बाद कहा कि दीज आर टू राइट फॉर अस, किसने कहा? अहमद के हसन। और अब तो वो चले गए, तो प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से IIT में इंदिरा गांधी ने मेरी पुस्तक को लेकर पार्लियामेंट में पढ़ा कि ऐसे लोगों को हम प्रोफेसर बनाते हैं जो कहते हैं कि सोशलिज्म चले जाएगा तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। हुआ अल्टीमेटली वही। मुझे फुल प्रोफेसरशिप से नो नोटिस छुट्टी कर दी और कोर्ट में लड़ा, 22 साल के बाद जीता। और अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा पुराना तनख्वाह सब दो, 12% इंटरेस्ट रेट है। बीच में जनता पार्टी सरकार आई तो मुझे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी बना दी। तो मैंने मोरारजी भाई को कहा कि मैं कैसे जाकर उनसे उनके बीच में बैठूं, जिन्होंने मुझे निकाला। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सबको निकाल देता हूँ, तुम अकेला हो गया। और नया बोर्ड बना। तो इस डेमोक्रेसी में ये सब संभव है। अन्याय के खिलाफ लड़ने का थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। जयललिता को भ्रष्टाचार के लिए मुझे 22 साल लगे, मतलब आखिर में वो तो चले गए ऊपर, बट उनके सैलरी अंदर चली गई है। इस सिस्टम में थोड़ी पेशेंस के साथ, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको फल मिल सकता है, समाज को सुधार सकते हो। इसीलिए ये विश्वास जगाना ये आपका काम है। ये कैसे संभव लगता है।
थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने गेस्ट को एक बात और बताना चाहूँगा कि ये पूरा हॉल इस समय भरा हुआ था और उसके साथ साथ बाहर इस हॉल के पीछे भी 250